गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज बाल अदालत चैप्टर पढ़ने वाले हैं दीपिका बुक का, जिसमें कि हम लोग गर्मी के मौसम के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक एकांकी है, एक नाटक है जिसमें कुछ बच्चे के बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। तो पहले हम गर्मी के मौसम की क्या बात है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ क्या है वो भी हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। गर्मी की ऋतु थी और बच्चों की ग्रीष्मावकाश। बच्चे सारा दिन उधम करते। कुछ बच्चे अपने रिश्तेदारों के मेहमान बन चुके थे व कुछ बच्चों को यह बच्चे आ चुके थे। लेखक कह रहे हैं कि ये जो समय है ये गर्मी की है और ग्रीष्मावकाश यानी कि गर्मी के छुट्टी की समय है। बच्चों को लेखक देख रहे हैं कि वो सारा समय क्या कर रहे हैं, सिर्फ उधम मचा रहे हैं, यानी इधर उधर अपनी सारी समय को व्यस्त कर रहे हैं और सिर्फ शरारतें कर रहे हैं। कुछ बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, जैसे कि आप लोग भी अपने नानी के यहाँ जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, कहीं अपनी छुट्टी बिताने जाते होंगे। तो ठीक उसी तरह से बच्चे जो हैं रिश्तेदार बन करके आ चुके हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ। और पहले से जो गली के बच्चे थे, उस गांव के बच्चे थे, वो तो थे ही। उनकी संख्याओं में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ था। कॉलोनी में यह युवा शिक्षक रहते थे, आनंद प्रकाश। लेखक बता रहे हैं कि उनके कॉलोनी में, उनके मोहल्ले में एक युवा शिक्षक रहते थे जिनका नाम था आनंद प्रकाश। तो ये लेखक आनंद प्रकाश और बच्चों के बारे में हमें इस कहानी में समझा रहे हैं कि वो शिक्षक जो हैं बच्चों के साथ उस ग्रीष्मावकाश को कैसे एक अनुभवपूर्ण बनाया। तो हमें यही इस चैप्टर में पढ़ना है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि उनके मन में विचार उठा कि कुछ ऐसा किया जाए कि बालकों की ऊर्जा सही कार्यों में लगे। जो शिक्षक थे आनंद प्रकाश जी, वो बैठे बैठे बच्चों की शरारतें देख रहे थे और देखते देखते अचानक उनके मन में आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिससे बच्चों की जो ये एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सही कार्य में लगे और वो इससे कुछ सीखें। ऐसा कर्म जिनमें उन्हें आनंद भी आए, उनका मन भी लगा रहे, चरित्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, वह जीवन के लिए अच्छा संदेश मिले। वो शिक्षक जो है वो सोच रहे हैं कि कुछ हम ऐसा काम क्यों न करें जिससे कि बच्चों की चरित्र जो है वो भी सकारात्मक रूप से एक नई दिशा की ओर जाए। उनका जो ये ऊर्जा व्यस्त हो रहा है, ऊर्जा जो समाप्त हो रहा है, वो भी एक अच्छी दिशा में समाप्त हो और उन्हें ये काम करने में आनंद भी आए। उन्होंने सभी बालकों के माता पिता को अपने विचारों के अवगत कराया। वे सभी राजी हो गए। सेठ रामजी लाल ने अपने बंगले के पिछले भाग में 2 कमरे उन्हें अपनी कार्यशाला चलाने के लिए दे दिए। जो ये शिक्षक थे वो सारे बच्चों के गार्जियन को बुलाए और बुला करके अपने इस मनोदशा को व्यक्त किए कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इन बच्चों को कुछ अच्छी बातें इस गर्मी की छुट्टी में बता दिया जाए, जिससे कि क्या हो, उनकी सारी जो मन की बातें हैं, जो वो लोग अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, जो इधर उधर शरारतें कर रहे हैं, किसी को चोट लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है, ये सब न हो करके कुछ अच्छी बातें उनके दिमाग में इस छुट्टी में जाए। तो जो गार्जियन थे वो सारे लोग इनके बातों से राजी हो गए कि जो शिक्षक कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और गली में ही एक सेठ रामजी लाल थे जो अपने बंगले के 2 कमरे को इस शिक्षक आनंद प्रकाश जी को दे दिए कि आप बच्चों के साथ यहाँ अपने मन की जो व्यथा है उसको कर सकते हैं। अब शिक्षक आनंद प्रकाश छोटी छोटी रोचक नाटिकाएं लिखते हैं, बालकों को उनका पात्र बनाते हैं और कई कई दिनों तक उनकी भूमिकाओं और संवादों का अभ्यास करवाकर प्रति सप्ताह शाम के समय नाटक का मंचन करते हैं।
लेखक बता रहे हैं कि अब उसी दिन से क्या होना शुरू हो गया कि जो ये शिक्षक थे आनंद प्रकाश जी, वो कुछ छोटी छोटी नाटक लिखते थे और लिख करके बच्चों को उसका अभ्यास करवाते थे। जैसे आप लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को तैयारी करते हैं, कभी नाटक करते हैं, कभी गाना गाते हैं, कभी डांस करते हैं, तो उस सब का तैयारी जैसे करते हैं आप लोग, ठीक उसी तरह से जो ये शिक्षक आनंद प्रकाश जी थे वो भी उन लोगों का तैयारी करवाने लगे। और तैयारी करवा करके हर सप्ताह में शाम के समय में उस नाटक को सबके पूरे गली वाले को बुला करके और उस नाटक को बच्चों के द्वारा करवाते थे। अब तक 2 नाटकों का मंचन में वो सफलतापूर्वक कर चुके हैं, जिन्हें सभी कॉलोनी वासियों से भरपूर सराहना मिल चुकी है। नगर के इन नाटकों की बहुत चर्चा है और अनेक क्षेत्र इन्हें अपने यहाँ करवाना चाहते हैं। उसी कड़ी में आज वे बाल अदालत नाम का नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि जो ये हमारे आनंद प्रकाश शिक्षक हैं वो 2 नाटक करवा चुके हैं और दोनों नाटक कॉलोनी वासियों के गली के लोगों के द्वारा बहुत ही सराहनीय हुई है, यानी कि सभी लोग उसका अच्छा बताए हैं कि बच्चे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दूर दूर के गली वाले भी सोच रहे हैं कि क्यों ना इन बच्चों को मैं अपने गली में भी बुला करके और मंच लगवा करके एक अच्छी सी नाटक करवाऊं। ठीक उसी प्रकार इस बार भी जो आनंद प्रकाश जी हैं वो एक बाल अदालत नाटक बच्चों के द्वारा अपने गली में करवा रहे हैं। तो उसमें वो किन किन बच्चों को क्या क्या पात्र दिए हैं उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो वो पात्र दिए हैं, सबसे पहले एक बच्चे को धर्मराज का, धर्मराज यानी कि यमराज का, जो सभी लोगों के कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क का निर्णय करेंगे कि जो लोग कौन लोग कैसा कर्म किया है और उसे किस प्रकार की घर मिलना चाहिए, यानी कि किसको स्वर्ग मिलना चाहिए और किसको नर्क मिलना चाहिए। दूसरा जो बच्चा है वो चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त है जो हर जीवों को उसके कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज को बताएंगे। यमदूत है। यमदूत मृत व्यक्तियों की आत्माओं को निर्णय हेतु यमपुरी ले जाने वाले धर्मराज के दूत इनके अतिरिक्त अपने कर्मों के आधार पर यमपुरी में पधारी मनुष्य वेश में अनेक आत्माएं, यमदूत हैं जो मृत आत्मा हैं उन सभी को यमराज के पास ले जाएंगे। और उसके बाद कुछ अनेक आत्माएं हैं जो जैसे कि कुछ डॉक्टर हैं, कुछ नेता हैं, कुछ इंजीनियर हैं, इस तरह से बहुत सारे बच्चे अपना अपना एक पात्र लिए हुए हैं। तो पहला दृश्य स्टार्ट होता है। पहला दृश्य है क्या, मंच के मध्य में ऊंचा आसन धर्मराज के बैठने के लिए है। उनके एक ओर लकड़ी का कटघरा और तथा बाईं ओर एक सुंदर तख्त। यहाँ बता रहे हैं कि मंच बना है, मंच में सबसे पहले सबसे ऊंचा स्थान बनाया गया है धर्मराज के बैठने के लिए। उसके बाद एक और लकड़ी की कटघरा बनाई गई है और एक और सुंदर सा तख्त बनाया गया है, यानी कि अच्छी सी ऊंची स्थान बनाई गई है चित्रगुप्त जी को बैठने के लिए। 2 यमदूत एक नेताजी को पकड़े हुए वहाँ खड़े हैं। पहले दृश्य में यही हो रहा है कि 2 जो यमदूत हैं नेताजी को लेकर के खड़े हैं। चित्रगुप्त एक अपने जगह पर बैठे हैं और सबसे ऊंचे जगह पर धर्मराज बैठे हुए हैं। मंच के एक और धर्मराज के अन्य पदाधिकारी बैठे हैं जो परस्पर बातें कर रहे हैं और मंच पर एक और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट हुआ, जो ध्वनि पहली आई वो धर्मराज की आई और पूरे गंभीर स्वर में आई, चित्रगुप्त आज का कार्य आरंभ किया जाए। चित्रगुप्त बोले, सिर झुका करके हाथ जोड़ करके चश्मा ठीक करते हुए बोले, जो आज्ञा महाराज। मतलब कि धर्मराज जो है पहले अपने इस नाटक का स्वर जो था धर्मराज की ओर से आया, वो बोले कि चित्रगुप्त से बोले कि चित्रगुप्त जी, जो आज की जो कार्य है हमारी, आज की जो
काम हम करने वाले हैं वो अब शुरू कीजिए। चित्रगुप्त जी भी सर झुका करके उनकी आज्ञा को मानते हुए नेताजी ईश्वर दयाल की ओर देखते हुए कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नेताजी ईश्वर दयाल बहुत बेचैन है। वे बार बार इधर उधर देखते हैं। एक बार उनकी दृष्टि धर्मराज की ओर भी जाती है, किंतु गंभीर मुद्रा देखकर वे घबरा जाते हैं और अपनी दृष्टि नीचे कर लेते हैं। तो चित्रगुप्त जी नेताजी के तरफ जब देखते हैं, जो दो यमदूत नेताजी को लेकर के खड़े रहते हैं, उनके तरफ जब चित्रगुप्त जी देखते हैं तो वो क्या विचार करते हैं कि जैसे नेताजी बहुत घबराए हुए हैं और घबराए घबराए यमराज को देख रहे हैं और देख करके कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, कभी गंभीर हो रहे हैं। इस तरह से उनकी बेचैनी की पूरी शकल हुई पड़ी है। और चित्रगुप्त जी फिर बोलते क्या है? महाराज, आज आपको पृथ्वीवासियों के कर्मफलों का निर्णय करना है कि वे स्वर्ग के स्थान पाने के अधिकारी हैं अथवा नरक में यातना भोगने के। चित्रगुप्त जी बड़े ही गंभीर स्वर में बोल रहे हैं कि महाराज, आज का कार्य जो हमारा है वो शुरुआत यहीं से हो रहा है कि आपको कुछ पृथ्वीवासियों की आत्माएं आई हुई हैं और उनके कर्मों के हिसाब से उनको स्वर्ग और नरक में आपको आज भेजना है। किसने अपने कर्म का पालन किया है और किसने नहीं, आज की अदालत में सबसे पहले नेता ईश्वर दयाल के कर्म फलों का निर्णय करना है। चित्रगुप्त जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज, सबसे पहले हमें नेता ईश्वर दयाल जी के कर्मों का निर्णय करना है कि ये स्वर्ग में जाने के लायक है या नरक में जाने के लायक है। दोनों यमदूत जो हैं वो नेताजी को कटघरे में ला करके खड़ा कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? धर्मराज, नेताजी, हमारे पास सभी पृथ्वीवासियों के कर्मों का विवरण है, फिर भी आप अपने मुख से अपना परिचय देने का कष्ट करें। धर्मराज जो है, यमराज जी राजा जो हैं, वो बोल रहे हैं कि देखिए नेताजी ईश्वर दयाल जी, आपने पृथ्वी पर क्या क्या किया है, क्या गलत किए हैं, क्या सही किए हैं, ये सब कुछ तो हमें पता ही है, लेकिन एक बार आप अपने मुखार बिंदु से अपनी बातों को बता दें तो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेताजी भी बहुत विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ करके कहते क्या है कि सरकार, मैंने तो पृथ्वी पर जब से नेता बना है तब से अहिंसा का पालन किया है, पृथ्वीवासियों की सेवा भी की है। मैंने जो जो चुनाव के समय में वादा किया था उन सभी वादों को भी पूरा किया है और मैं हमेशा निष्पाप और निष्कलंक रहा हूँ। मेरे कार्य से जो पृथ्वीवासी थे वो बहुत खुश थे, इसलिए महाराज मुझे स्वर्ग प्रदान किया जाए। जी, तो धर्मराज क्या बोलते हैं इस पे? नेताजी को घूरते हुए कठोर मुद्रा में ये सारी बातें धर्मराज सुन रहे हैं और पूछे उनसे, क्या वास्तव में आपने सबके कल्याण के लिए कर्म किया? क्या वास्तव में आप स्वयं को स्वर्ग की अधिकारी मानते हैं? यमराज पूछ रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं क्या ये सब सत्य है? क्या सही में आप जो बोल रहे हैं ये पृथ्वी पर किए हैं? अगर ऐसा किए हैं तो आप बोलिए, आपको हम स्वर्ग में भेज देते हैं। तो इस बात को सुनते हुए नेताजी बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने किया नहीं है, इसलिए वो बहुत काफ़ी घबरा रहे थे। यमदूत नेताजी को एक ओर ले जाकर बैठा देते हैं और यमदूत क्या करते हैं, कटघरे में से नेताजी को लेते हैं और उनको एक तख्त पर ले जाकर के बैठा देते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में इंजीनियर साहब को बुलाने के लिए कहते हैं। इंजीनियर निर्माण देव को प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त यमदूतों से कहते हैं कि इंजीनियर साहब को अब बुलाया जाए। दो यमदूत इंजीनियर निर्माण देव को लेकर प्रवेश करते हैं और उन्हें ले जाकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं। नेताजी को एक तख्त पर बैठा दिया गया। फिर दूसरा एक बच्चा आया जो कि यमदूत का पात्र लिया हुआ था, यानी कि जो कि इंजीनियर का पात्र लिया हुआ था और इंजीनियर बना हुआ था। दो यमदूत गए, इंजीनियर साहब को ला करके कटघरे में खड़ा कर दिए और चित्रगुप्त जी फिर कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने पृथ्वी पर इंजीनियर के रूप में सुंदर घर, मजबूत बांध व पुल, सुविधाजनक सड़कें आदि बनवाए होंगे। आप अपनी उपलब्धियों का बखान अपने मुख मुद्रा से करते।
चित्रगुप्त जी कहते हैं कि इंजीनियर साहब, आपने तो पृथ्वी पर बहुत से कार्य किए होंगे, लोगों की भलाई के लिए अच्छे अच्छे घर बनवाए होंगे, मजबूत मजबूत पुल बनवाए होंगे, बांध बनवाए होंगे, तो क्यों ना आप अपनी बातें अपने ही मुख से हमारे महाराज को बता दें। इंजीनियर साहब भी बहुत उत्साहित होकर कमीज की कॉलर ठीक करते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ प्रभु, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैंने बहुत सी बहुमंजिले इमारतें बनवाई, बहुत से बांध बनवाए, बिजली उत्पन्न करवाई, पहाड़ों के बीच में सुरंग करके आवागमन का सुविधा बना दिया। मैंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ, कृपया मुझे स्वर्ग प्रदान करें। धर्मराज इन सभी बातों को सुन रहे हैं और यमदूत जो है वो इंजीनियर साहब को भी ले जा करके नेताजी के बगल में एक तख्त पर बैठा देते हैं। धर्मराज इंजीनियर साहब को बैठाने के बाद बोलते हैं, चित्रगुप्त जी, अगला पृथ्वीवासी को हमारे सामने लाइए। चित्रगुप्त भी उनके मंत्री हैं महाराज के, वो भी बेचारे बोलते हैं ऊंचे स्वर में पूरे, डॉक्टर साहब को बुलाया जाए। डॉक्टर साहब का नाम भी है जीवन देव। इंजीनियर साहब का नाम क्या था? निर्माण देव जी, और डॉक्टर साहब का क्या नाम है? जीवन देव। डॉक्टर जीवन देव को भी लाते हैं। यमदूत जाते हैं और डॉक्टर जीवन देव साहब को भी ला करके शांतिपूर्वक कटघरे में खड़े कर देते हैं। उसके बाद धर्मराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गंभीर स्वर में वो बोलते हैं, पृथ्वी पर आप ईश्वर के समक्ष माने जाते हैं। धर्मराज कहते हैं कि पृथ्वी पर डॉक्टर साहब आपको एक भगवान के रूप में जनता देखती है, क्योंकि उनके जिंदगी को बचाना आपके हाथों में होता है। तो क्यों ना आप अपनी कर्मों के बारे में हमें बता दें कि आपने पृथ्वी पर कितने जीवन दान दिए और कितने अच्छे कर्म किए। जीवन देव जी भी हाथ जोड़ करके धर्मराज से कह रहे हैं, प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, मतलब महाराज आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पृथ्वी पर बहुत लोगों को जीवन दान दिया है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रोगों को बहुत अच्छी तरह से दवा कर करके और उन्हें ठीक किया है, बहुत से सेवाएं प्रदान की है, और मुझे भी स्वर्ग का अधिकारी बनाया जाए। धर्मराज फिर से गंभीर स्वर में कह रहे हैं, चित्रगुप्त, अगले पृथ्वीवासी को प्रस्तुत किया जाए। धर्मराज सबके बारे में बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन सबकी कर्मों की बातें वो एक बार उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या वो यहाँ धर्मराज के सामने आकर के भी अपने कर्म को मान रहे हैं कि हाँ मैंने पृथ्वी पर कुछ गलत किया है या नहीं किया है। इस बात को सुनने के लिए धर्मराज एक बार सबसे कह रहे हैं कि अपने कर्म को, अपने बखान को आप अपने मुंह से ही कह दीजिए एक बार। तो यहाँ जीवन देव जी को भी ले जा करके निर्माण देव जी के बगल में एक तख्त पर बैठा दिया गया। फिर यमदूत गए और पुलिस अधिकारी को लाया गया, और इनका नाम क्या है? कर्तव्यनिष्ठ। पुलिस अधिकारी जो है इनका कर्तव्यनिष्ठ नाम है। इनको भी बुलाया गया और क्या किया गया? कटघरे में खड़ा कर दिया गया। धर्मराज फिर से गंभीर स्वर में बोले, पुलिस अधिकारी जी, आपने तो बहुत से अच्छे अच्छे काम पृथ्वी पर किए होंगे, चोर डकैत पकड़े होंगे, प्रजा की रक्षा किए होंगे, अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छी तरह से आप किए होंगे। तो आप एक बार अपने कर्तव्यों का पालन कर्तव्यों का पालन कैसे किए हैं हमारे सामने भी एक बार बता दीजिए। तो कर्तव्यनिष्ठ जी क्या कहते हैं? पूरे शानो शौकत के साथ कह रहे हैं कि महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने बहुत से चोरों को पकड़वाया है, बहुत डकैतों को, बहुत लूटपाट और हड़ताल वाले को उनकी शांति व्यवस्था दिलवाई है, और जिस तरह के वो दंड भोगने के लायक थे उन्हें दंड भी दिलवाया है, असामाजिक तत्वों को हटाया है, बहुत से मतलब
रक्षा का कार्य किया है, लोगों के लिए बहुत से रक्षा का कार्य किया है। जो लोग गंभीर करते थे कांड, उनको मैंने गंभीर सज़ा भी दिलवाई है, और जो छोटे छोटे कारनामे करते थे उनको छोटी सज़ा भी दिलवाई है। इसलिए मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाया जाए। और दोनों यमदूत क्या करते हैं, ले जा करके पुलिस को भी बैठा देते हैं उन्हीं लोगों के साथ। किसके किसके साथ? इंजीनियर साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ और नेताजी के साथ ले जा करके बैठा देते हैं। उसके बाद धर्मराज फिर बोलते हैं कि अगले को प्रस्तुत किया जाए, अगली पृथ्वीवासी कौन है उसको प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त जी ऊंचे स्वर में बोलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हितकारी लाल को प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही क्षणों में यमदूत जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जी को भी ला करके कटघरे में यमराज के सामने खड़े कर देते हैं। तो फिर से धर्मराज क्या बोलते हैं, गंभीर स्वर में वो बोल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पृथ्वी पर वास्तविक शासन तो आपका ही रहा। सभी सरकार योजनाओं का प्रजाहित के क्रियान्वयन भी आपके ही हाथों हुआ। तो आप भी बता दीजिए कि आप क्या क्या किए हैं पृथ्वी लोक पर। हितकारी लाल भी बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज आप सही कह रहे हैं। मैंने बाढ़, अकाल, नागरिकों को खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आर्थिक अनुदान, नगद, मुआवजा, चिकित्सा, न जाने कितने कितने कार्य उनके हित में किया है। किसी के लिए घर भी अच्छी बनवाई, तो किसी के लिए पैसों का जुगाड़ करवाया, किसी के खाने के लिए जब लाले पड़े थे तो मैंने किया। इसलिए मुझे स्वर्ग दिया जाए। दोनों यमदूत ले जाते हैं और उनको भी उन्हीं लोगों के सामने एक तख्त पे बैठा देते हैं। धर्मराज बोलते हैं, चित्रगुप्त आज की कार्यवाही की अंतिम पृथ्वीवासी को प्रस्तुत किया जाए। शीघ्र ही यमदूत जाते हैं और एक व्यक्ति को लेकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जो कि चश्मा लगाए हुए हैं। ये कौन है? न्यायाधीश हैं, यानी कि ये एक वकील है, और इनका नाम क्या है? निष्कलंक नाथ। आते हैं, इनको भी देख करके धर्मराज बहुत ही गंभीर स्वर से बोलते हैं, निष्कलंक नाथ जी, आपने भी पृथ्वी पर बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, तो यमपुरी में आप भी अपने गुणों का बखान कर दीजिए कि आप क्या क्या किए हैं। ये भी अपना चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं कि जी जी हुजूर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं। जब ही मैंने अपने न्यायाधीश का पद ग्रहण किया, अच्छा ये न्यायाधीश हैं, सॉरी वकील नहीं है, जज हैं, तो ये बता रहे हैं कि जब मैंने अपने न्यायाधीश का पद ग्रहण किया, उसी समय मैंने लोगों के लिए बहुत से अच्छे अच्छे काम किए। और वही नहीं, जब मैं वकील था, न्यायाधीश होने से पहले जब मैं वकील था, उस समय तो मैं बहुत से न्याय दिलवाए, बहुत से लोगों को, और मैं हमेशा निष्पक्ष हो करके और लोगों को न्याय दिलाया करता था। सब कुछ उनके न्याय में किया करता था, क्योंकि मैं अपने पद की गरिमा बहुत अच्छे से समझता था और मैं न्याय ही हमेशा करवाना चाहता था। इसलिए कृपया मेरे पद की आप भी गरिमा को समझिए और मुझे न्याय का अधिकारी बनाइए और मुझे स्वर्ग प्रदान कीजिए। दोनों आते हैं यमदूत, इनको भी ले जा करके उन लोगों के पास बैठा देते हैं। और फिर हितकारी लाल, जीवन देव व कर्तव्यनिष्ठ निष्कलंक जी हाथ मिलाते हुए एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। दूसरा दृश्य आता है, पर्दा उठता है, तो दूसरे दृश्य में क्या होता है? अपने आसन पर बैठे हुए धर्मराज चित्रगुप्त कुछ विचार विमर्श करते हुए चित्रगुप्त अपने सामने रखे रजिस्टर में से कुछ पढ़कर धर्मराज को बताते हुए, जिन लोगों को धर्मराज के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, वे सभी अपने स्थानों पर बैठे हुए धर्मराज और चित्रगुप्त की ओर आशा भरी नजरों से देखते व स्वयं को भला मानुष दिखाने वाली
यहाँ बता रहे हैं लेखक कि वहाँ दृश्य में, द्वितीय दृश्य में हुआ क्या कि फिर से अपने जगह पे धर्मराज बैठे हैं, कटघरा भी वहीं पे है, चित्रगुप्त भी वहीं बैठे हुए हैं और धर्मराज और चित्रगुप्त एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं। वो बातें क्या कर रहे हैं, जो लोग धर्मराज के सामने खड़े किए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे, उन लोगों के बारे में कुछ विचार विमर्श वो लोग कर रहे हैं। और ये लोग जिनको तख्त पे बैठाया गया है, इंजीनियर साहब को, डॉक्टर साहब को, नेताजी को, जज जी को, सब लोग सामने बैठकर अपने आप को एक भला मानुस प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मराज फिर गंभीर स्वर में बोलते हैं, चित्रगुप्त, ये सभी पृथ्वीवासी यह समझते हैं कि हमें इनके कर्मों की जानकारी नहीं है। वास्तव में इन लोगों ने जो कुछ कहा है उसके सर्वथा विपरीत आचरण किया है। यदि ये अपने कथनानुसार कार्य करते तो आज पृथ्वी लोक पर हाहाकार न मचा होता। यदि ये लोग अपने कर्तव्य की भली प्रकार निर्वहन करते तो उन्हें स्वर्ग की कामना न होती, अभी तो पृथ्वी ही स्वर्ग से शांत संपन्न बनी हुई दिव्यता को प्राप्त होती। हम चाहते हैं कि ये सभी एक बार पुनः पृथ्वी पर जन्म ले और अपने द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था को ये सभी स्वयं सामना करें। धर्मराज इन सभी लोगों का न्याय करते हुए कहते हैं कि चित्रगुप्त, बात ऐसा है कि ये लोग अपने आप को बहुत ही भला बता रहे हैं, लेकिन ये भला है नहीं। ये लोग पृथ्वी पर जो बोल रहे हैं कि हम किए हैं वो किए नहीं हैं। अगर ये लोग वह जो बोल रहे हैं वो किए होते तो पृथ्वी ही इन्हें स्वर्ग लगती, इन्हें स्वर्ग में जाने की कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए इनके कर्मों के अनुसार इन्हें फिर से पृथ्वी पर भेजा जाए ताकि ये जो अव्यवस्था फैलाए हुए हैं उसका सामना ये स्वयं करें। यही प्रकृति का न्याय है, इन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए और जो अव्यवस्थाएं इन्होंने उत्पन्न की हैं उन्हें तथा उनके लाभार्थियों को उन अव्यवस्थाओं से प्राप्त घोर पीड़ित होने का दंड मिले। अपने स्थान से उठ जाते हैं और पर्दा गिरता है। द्वितीय दृश्य में यही होता है कि उन लोगों की जो कर्म थी, जो वो लोग महाराज के सामने बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं किए थे और इसके वजह से यमराज जो है उन लोगों को दोबारा पृथ्वी पर भेज देते हैं ताकि वो लोग जो भी गलत कार्य किए हैं उसका सामना वो खुद करें और साथ ही जिन लोगों ने इनका साथ दिया है उन लोगों का भी क्या दशा होता है उसको ये लोग खुद देखें। और इतना ही के बाद पर्दा गिरता है और सारे लोग अपने अपने स्थान से उठ के चले जाते हैं। यही हमारा बाल अदालत एक एकांकी था। इससे आप लोगों को बहुत सी शिक्षाप्रद बातें मिली होंगी। थैंक यू।